हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज पर एनईपी 2020। क्वेश्चन नंबर 4B फॉर 6 मार्क्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी टॉपिक था जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने आया था कामदार कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसके अंदर हम लोग ने अभी तक सिर्फ कोऑपरेटिव के बारे में देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाय लॉज क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, एवरीथिंग हम लोग ने उस वीडियो में कवर कर दिया है। वो ऑलरेडी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप रेफ़र कर सकते हो। प्रीवियसली जो प्रीवियस एज पर एनईपी 2020 से पहले भी जो था, जो बोर्ड के क्वेश्चन आ चुके हैं ओल्ड सिलेबस में, वो भी दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, लास्ट टाइम हम लोग ने फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस कोऑपरेटिव का कैसे याद रखना है, तो वो भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में फिर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कर सके, रिवीजन कर सके और इसको सॉल्व कर सके। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से कि फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कामदार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। कामदार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ये देखो उसकी डिटेल सब दी गई है। अब डिटेल के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो बैलेंस शीट का है, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड हो गया, ये सब आपके बैलेंस शीट में आते हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो यूज़ होगा वो हम लोग देख लेंगे। कुछ एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेंबर, इंटरेस्ट ड्यू नॉट रिसीव्ड, सैलरी ड्यू, ऑडिट फीस, डिप्रिशिएट, ट्रांसफ़र टू एजुकेशन फंड, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, करंट ईयर नेट प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक मेमोरेंडम अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, जिसके अंदर ये जो दिया है ना, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, ये सब आता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो हम लोग वो बनाना नहीं सीखेंगे, हम लोग सिर्फ पीएनएल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। क्वेश्चन देखने के बाद जो एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क कर लो। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेंबर डिपॉजिट्स। ये इंटरेस्ट ड्यू है मेंबर डिपॉजिट पे, तो मेंबर डिपॉजिट करके है तो इंटरेस्ट करके दिया रहेगा। देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट, देखो ये दिया है, तो ये अभी पता नहीं किस पे जाएगा, डिपॉजिट पे, तो डिपॉजिट पे जाएगा। फिर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आने वाला था नहीं आया है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया होगा, देखो ये रहा, तो ये 2 पे एडजस्टमेंट है। फिर सैलरी ड्यू है, अब सैलरी किसकी ड्यू है, तो स्टाफ की ले लेने का, एमडी की तो ज़्यादा रहेगी, तो इसके ऊपर टिक मार्क है। ऑडिट फीस 800 ऑडिट फीस करके दिया है, नहीं दिया है, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे, ये अलग से करना पड़ेगा। फर्नीचर पे 5% है डेप्रीशिएशन, तो फर्नीचर पे टिक मार्क गया। फिर ट्रांसफ़र 100 रुपये टू एजुकेशन फ़ंड, एजुकेशन फ़ंड यहाँ पे भी दिया है, लेकिन ये ट्रांसफ़र है तो ये बैलेंस शीट में ऐड होगा, चलेंगे देखेंगे क्या है। और ये अप्रोप्रिएशन है तो ये पीएनएल में नहीं आता, ये पीएनएल बनने के बाद आता है। बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा, दिया है ना नेट प्रॉफिट का 25%, तो नेट प्रॉफिट कब आता है, नेट प्रॉफिट जब पीएनएल बन जाता है, इसीलिए तो ये पीएनएल के बाद का केस है, तो पीएनएल के बाद का केस है तो छोड़ दो इसको। ठीक है, तो ये 6 एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करेंगे ये। तो मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, सैलरी, इंटरेस्ट, फर्नीचर, इंटरेस्ट और एजुकेशन फंड। तो सबसे पहले एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने का, ये तो टिक मार्क कर लिया, अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका नाम लिख लो, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ये लिख लिया। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इस पार्ट को बोलते हैं इनकम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनकम को कवर करते हैं, इनकम बहुत ईजी है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, याद रखने का, इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन जो इनकम सोर्स है वो इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का और कोई बिजनेस है नहीं, तो मेन जो होगा वो उसका इंटरेस्ट होगा। और भी कर सकती है बिजनेस, लेकिन क्या है
मेन जो है बिना कुछ करे वो जो चीज़ आती है, इनकम आती है, वो इंटरेस्ट की आती है, तो वो इंटरेस्ट उसका मेन इनकम है। तो आपको कैसे याद रखना है, इनकम साइड में आईडी दिखाओ सीएम, ये एक एब्रीविएशन याद रखो, आईडी, आईडी शो करो सीएम। तो आप जिस स्टेट में हो वहाँ पे आईडी दिखाने बोलो सीएम को, सीएम है ना। तो आईडी है पहला, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, तो जितने भी इंटरेस्ट रहेंगे लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट वो सब लेने का। इसके नीचे एडजस्टमेंट है आईडी, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, नॉर्मल है इनडायरेक्ट इनकम। फिर सीएम, सी स्टैंड्स फॉर कमीशन और एम स्टैंड्स फॉर मिसलेनियस। ये 4-5 चीज़ें आती है। और 2 आइटम है, एक है लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा होता है रिन्यूअल फीस अकाउंट। तो IDCM LR, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा कुछ अनऑफिशियल तरीके से बनाया कि याद रहे कि क्या होता है, तो ये 4-5 याद रहेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो IDCM लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत कम आता है, रिन्यूअल फीस ये याद रखने का, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये साइड का, इनकम साइड का हो गया। मिसलेनियस इनकम के अंदर देखो ये शेयर ट्रांसफ़र फीस, रेंट वेंट ये सब आते हैं। इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका कवर, ठीक है। अब आते ही ये साइड पे, तो ये साइड आपको इनकम साइड समझ में आ गया, ठीक है। इसका अलग से वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे भी कर देते हैं तो क्या आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो मेन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें मेन जो है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है तो उस हिसाब से मेन जो खर्चा है वो इंटरेस्ट का लिखने का, और इंटरेस्ट के साथ साथ बैंक चार्जेस, क्योंकि इंटरेस्ट किसको देना पड़ता है आप ऐसे ज्यूम करो, किसी को भी दे सकते हो, बैंक को देते हो तो बैंक चार्जेस आएगा। तो 2 इंटरेस्ट और 2 बैंक चार्जेस, ठीक है। ये मेन है। जैसे यहाँ पे आईडी दिखाओ सीएम, फिर लैंड एंड LR है था, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो रन होती है लोगों से, तो उसके लिए स्टाफ रहते हैं। तो स्टाफ का जितना भी खर्चा आएगा ना, तो उसमें MD सब आएगा। तो स्टाफ से रिलेटेड जितने भी खर्चे देखो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे। तो स्टाफ सैलरी एंड अलाउंसेस टू स्टाफ, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर अटेंडेंस फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजिंग एंड कमेटी मेंबर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ स्टाफ। फिर ये नीचे आ जाता है, ये आपको मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये इतना पार्ट समझ में आया। पहले इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस लिख लो, फिर उसके बाद जितना भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, उसका प्रोविडेंट फंड, उसका ट्रैवलिंग, उसका अटेंडेंस जो भी है वो सब लेने का, मतलब रिलेटेड टू स्टाफ एंड मेंबर्स, उनका जो भी सैलरी होगी, ट्रैवलिंग होगा वो लिखने का। फिर उसके नीचे क्या आता है, 4-5 आइटम याद रखने का ऑफिस रिलेटेड। तो ऑफिस में क्या आता है, रेंट आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीग्राम, ऑडिट फीस, ये जनरल एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो ये पार्ट है। तो ये पूरा आपका ऑफिस रिलेटेड है। ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला आपका स्टाफ रिलेटेड है, तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और ये अपना अलग ही रिलेटेड है, मतलब जो बैंक से रिलेटेड है आपको देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको छोटा अलग कलर दे देते हैं, ये देखो, ठीक है। इसके नीचे कुछ आइटम आते हैं जो बेसिक है, जैसे बैड डेट्स हो गया, जनरल डेप्रिसिएशन हो गया, फिर आपका अदर्स हो गए, वो सब इधर आता है। तो देखो यहाँ पे दिया है बैड डेट, डेप्रिसिएशन, लैंड एंड इनकम। जैसे यहाँ पे आया था लैंड, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो, इनकम हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो। अदर आइटम के अंदर यहाँ पे है इंश्योरेंस, कन्वेंस, ये सब दिया है। ये हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। तो ये अदर आइटम है, तो ये 4 अदर आइटम आपको याद रखने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आया ये। अब ये फॉर्मेट बन गया, पूरे पेज पे फॉर्मेट बना लेने का। अब क्या करने का, एक एक करके आपको फिर मतलब पूरा करना, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसके नीचे 1 से 2 लाइन छोड़ देना है। तो किसके ऊपर था, फर्नीचर आने वाला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसके नीचे देखो 2-3 लाइन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर इंटरेस्ट यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी 1 लाइन छोड़ दिया है, ठीक है। 2-2 लाइन छोड़ने का। यहाँ पे क्या है, जो सोल्यूशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग बता रहे। फिर आपका एजुकेशन फ़ंड है, एजुकेशन फ़ंड किधर जाएगा वो हम लोग देखते हैं। स्टाफ सैलरी के नीचे भी देखो मैंने 1 लाइन छोड़ दिया है। फर्नीचर आता नहीं है तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो हम लोग ने जहाँ जहाँ पोस्टिंग किया वहाँ 1 लाइन छोड़ दिया, अगर एडजस्टमेंट है तो। अब हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाना सीख लिया है हम लोग ने। अब हम लोग जाते हैं इसके सोल्यूशन के पार्ट पे। तो पहला सोल्यूशन, सबसे पहला आइटम क्या दिया, कौन से साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लो।
जहाँ से करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग यहाँ से ही करते हैं। कैपिटल आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में आता है। ये भी नहीं आएगा, 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 ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट इनकम साइड है, तो इनकम साइड पे इंटरेस्ट है कितना है 86,000, तो इनर कॉलम में लिख दो 86,000, देखो लिख दिया। ठीक है, ये और बड़ा कर देता तो तुम विजिबल रहेगा। ठीक है, लिख दिया 86,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस है क्या है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग ये सिर्फ याद रखने के लिए कि लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट दोनों का इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ आएगा, इनर में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। रिन्यूअल फीस अभी बताया था, नीचे ही आया था, देखो रिन्यूअल फीस, ये सीधा आउटर में क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, 800 रुपये, ये देखो। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम मतलब छोटा मोटा इनकम, तो इसके लिए देखो मिसलेनियस इनकम रहेगा, आउटर में डालो, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 640, ये देखो। डेवलपमेंट फंड ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है। एजुकेशन फंड ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, अब यही फंड का अगर एडजस्टमेंट दिया होता तो एजुकेशन फंड का दिया है, अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो पीएनएल में शो करो। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट फंड होता है अगर ये दिया रहेगा तो ये अप्रोप्रिएशन है। बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा, तो लोग बताएंगे क्वेश्चन में कि दीज आर द अप्रोप्रिएशन या नेट प्रॉफिट में से ये सब ट्रांसफ़र करो डेवलपमेंट फंड में, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, उसको मेमोरेंडम में दिखाना है। ठीक है, तो ये सब बैलेंस शीट का आइटम था, तो ये पूरा हम लोग ने यहाँ पे कवर कर दिया। ओके, हो गया ये पार्ट। अब ये आते हैं, अब लोन टू मेंबर, लोन टू मेंबर दिया है तो ये आपके लिए एसेट है, आप मेंबर से वो लोन वापस लोगे 7 लाख, तो दिस इज़ नॉट योर पीएनएल का आइटम, तो इग्नोर करो। फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आया था कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में जाएगा 480, ये देखो। फिर इंश्योरेंस दिया है, कन्वेंस दिया है, इंश्योरेंस कन्वेंस ऐसा करके कुछ आया नहीं था, देखो रेंट पोस्टेज टेलीग्राम, तो किस में डालने का, अदर, तो इंश्योरेंस एंड कवरेज कन्वेंस सीधा आउटर में 10403420, ये देखो। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आया था, अभी देखा था, देखो ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सीधा आउटर कॉलम में डाल दो 960। फिर क्या दिया, सैलरी टू एमडी, सैलरी स्टाफ सैलरी, एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर, ऊपर ही आया था देखो, सैलरी एंड अलाउंसेस टू एमडी, आउटर कॉलम में क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी टू स्टाफ 27,200, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर में लिखा है, ये देखो 27,200, बाद में करेंगे एडजस्टमेंट एक साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये डेबिट साइड में दिया है, इसका मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में जाके लिखो, तो ये इंटरेस्ट पेड और पेएबल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे दोनों बाइफिकेशन दिखा दो इनर कॉलम में, ये इंटरेस्ट ऑन लोन 19,200 और इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ये डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये दूसरा लोन है, लोन के ऊपर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर एसेट में आता है तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन आएगा तो छोड़ दो। फिक्स डिपॉजिट विद द अदर बैंक, ये भी आपका एसेट है, नहीं आएगा। कैश बैंक ये भी आपका एसेट है, ये नहीं आएगा, पीएनएल में नहीं आएगा, अगर पूरा फाइनल अकाउंट बनता तो उसमें आता। तो आप बताओ, ये पूरा का पूरा हम लोग ने यूज़ कर लिया। अब इसका करने के बाद आपको इसका इफेक्ट पास करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट रहते हैं, 2 इफेक्ट रहते हैं, लेकिन याद रखना जब बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों साथ में बनेगा तभी 2 इफेक्ट पास कर सकते हो, उससे पहले आप 2 इफेक्ट नहीं पास कर सकते। तो यहाँ पे जो भी है एक इफेक्ट पास करके छोड़ देना, क्यों, क्योंकि आपका सिर्फ पीएनएल बना है। तो पहला, इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेंबर डिपॉजिट, ड्यू मतलब लेना बाकी है, डिपॉजिट पे कितना 2000, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेंबर डिपॉजिट, तो मेंबर डिपॉजिट का इंटरेस्ट किधर है, ये रहा 19,200, तो इतना तो मिला और मिलना बाकी है, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम मेंबर डिपॉजिट, तो 2000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21,200 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग फॉर्म में लिख देता हूँ, ये आपका एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये याद रहेगा भाई, ये एडजस्टमेंट किया आपने। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका, ये आउटस्टैंडिंग है तो एसेट में चला जाए, सॉरी डेबिट है ना, क्रेडिट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन मेंबर डिपॉजिट्स, मेंबर के डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट देना है, बाकी तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ये मेंबर को अभी भी देना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मिलना था लेकिन नहीं मिला, मिलना था लेकिन नहीं मिला,
तो यहाँ पे इंटरेस्ट करके दिया था, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4800 और 86 प्लस 4800 आपका टोटल हो जाएगा 90,800। ठीक है, दूसरा इफेक्ट किधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू मिलने वाला था नहीं मिला, तो ये आपका एसेट है तो एसेट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये एसेट लायबिलिटी में कैसा है। ये एसेट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट इतना मिल गया, इतना मिलना बाकी है, तो जो चीज़ जहाँ से इनकम आनी बाकी रहती है वो एसेट होती है, और जहाँ पे एक्सपेंस होने वाला रहता है फ्यूचर में वो आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए 2000 आपकी लायबिलिटी में चला गया। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू, ड्यू मतलब देना बाकी है, तो इट इज़ लाइक ए आउटस्टैंडिंग, तो 1200 है, तो सैलरी में जाओ 1200 ऐड कर दो, ये आपने ऐड कर दिया, 1200 ऐड करोगे तो आपका बाहर निकल के आएगा अमाउंट 28,400। ये 1200 का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में चला जाएगा, तो 1200 ऐड कर देने का। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस दिया है 800, नहीं दिया, डायरेक्टली दिया है, तो डायरेक्टली जो एक्सपेंस दिया होता है वो आउटस्टैंडिंग चला जाता है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे आपने पे कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑडिट फीस करके खर्चा ही नहीं है, तो आपने पे ही नहीं किया, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट इफेक्ट आप यहाँ पे लिख दो, ऑडिट फीस देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो आउटस्टैंडिंग, तो याद रहेगा। सेकेंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जितने भी एडजस्टमेंट किए हैं वो सब आपको रेड में दिखेंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका डेप्रीशिएट फर्नीचर, पहला इफेक्ट फर्नीचर में से माइनस करो, वो कोई बैलेंस शीट में होगा लेकिन यहाँ है नहीं, लेकिन दूसरा तो निकाल सकते हैं ना, तो 1680 का 5% निकाल लो, तो 1680 का 5% 84 रुपीज़ आएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आप लिख दो 84 रुपीज़ आएगा। ठीक है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ, ये देखो, समझ में आया, यस और नो। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया, ट्रांसफ़र 100 रुपीज़ टू एजुकेशन फ़ंड, एजुकेशन फ़ंड में आपने ट्रांसफ़र किया है तो ये आपके अदर आइटम में जाएगा, एजुकेशन फ़ंड 100 रुपये, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, जो एजुकेशन फ़ंड आपने बैलेंस शीट में लिखा ना उसमें 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो। तो ये दो इफेक्ट करके हम लोग ने पास किया, ये 6 के 6 एडजस्टमेंट हम लोग ने कर लिए। ये वाला अप्रोप्रिएशन है तो यहाँ नहीं आएगा, ये आपका PNL हो गया। अब क्या करने का, इनको टोटल करो, तो इसको आप टोटल करेंगे, पहले देख लो सब आउटर में है कि नहीं, कोई इनर में तो नहीं है, नहीं है, सब आउटर में है, इसका टोटल करेंगे आप, तो ये सब का टोटल आता है कुछ समथिंग 92,240, 92,240। अब ये 92,240 है, यहाँ का टोटल करके देख लो, तो ये एक्सेल है, मैं ऐसे ही सेलेक्ट करूँगा तो ये टोटल बता देगा। तो यहाँ पे इसका टोटल होता है 70,404, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मतलब 92,240 दोनों जगह आएगा। अब उसमें से 70 - 4 माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा कुछ समथिंग इतना, इसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये वाला आपका हो गया येलो। ठीक है, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ, ये देखो आपको स्क्रीन पे पूरा दिखेगा, ये विजिबल, थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए 6 मार्क का पूछा था, बेसिक था, सिर्फ पोस्टिंग था, जो जो एडजस्टमेंट था उसका सेकंड इफेक्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जो जो रेड में दिया है दीज आर द एडजस्टमेंट, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, 12th के जैसा ही है, सिर्फ उसका थोड़ा फॉर्मेट है, वो याद रखना है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस सम, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।